हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे क्लास 11 केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना और इसका लेक्चर नंबर 7 है। और इस लेक्चर में हम किसकी बात करने वाले हैं बेटा? हम बात करेंगे उपसह संयोजक आबंध की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, डेटिव बॉन्ड। तो आज हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे, साथ में उपसह संयोजक यौगिकों के गुण की भी बात करेंगे। जब हम बात करते हैं इससे पिछले वाले लेक्चर की, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी सहसंयोजक आबंध की, कि सहसंयोजक आबंध कब बनता है, साथ में उनके गुणों की बात की थी। और उससे पहले अगर हम बात करें तो हमने बात करी थी आयनिक आबंध की। तो ये बेटा जो बंध के प्रकार जिन्हें हम रासायनिक बंध कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो चीजें क्लियर होंगी। तो इसलिए आपको नोट्स बनाते चलना, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर का प्लेलिस्ट में जाओ और लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड, इस तरीके से प्लेलिस्ट से आपको पढ़ना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि अगर आपको अपनी केमिस्ट्री पर पकड़ बनानी है तो रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। रिवीजन करना बहुत बहुत जरूरी है। तो बेटा हफ्ते में या 15 दिन में रिवीजन जरूर करें और एवरीडे पढ़े, चाहे आप 35 मिनट, 40 मिनट या 1 घंटा पढ़े, लेकिन पढ़े एवरी डे। ये नहीं आज आपने 2 घंटे पढ़ लिया और कल आप मतलब पढ़ ही नहीं रहे, 2 दिन पढ़ नहीं रहे, एक दिन आपने 5 घंटे पढ़ लिया और बाकी 5 दिन पढ़ ही नहीं रहे। तो ऐसा नहीं होगा बेटा, एवरी डे पढ़ो, चाहे 15, 20, 25, 30, जितनी भी समय हो आपके पास, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी समय हो आप उतना समय दें, लेकिन रोज दें। रोज अगर रोज पढ़ेंगे तो टॉपिक पे पकड़ बनेगी और फिर इसके बाद रिवीजन करें। रिवीजन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बेटा। संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे हम डेटिव बंध भी बोलते हैं। ध्यान से सुनो, यह दो परमाणुओं के बीच इस प्रकार की साझेदारी से बनता है कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं। मतलब जब दो परमाणुओं के बीच साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म कोई एक परमाणु दे, या तो ए दे या बी दे, दूसरा ग्रहण करे, तो इस प्रकार जो बंध बनेगा उसी बंध को हम क्या कहेंगे? उपसह संयोजक बंध। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर जैसे पिज्जा खाने गए आप, सपोज दैट, ऐसे मान लेते हैं, तो अब 500 का बिल आया, तो दो बंदे हैं, 2 दोस्त हैं और बिल आ गया 500 का। एक ऑप्शन तो ये है कि भाई दोनों 250 दे, 250, एक बंदा दे 250, दूसरा बंदा दे। तो ये तो हुआ बराबर की शेयरिंग, बराबर की साझेदारी। और जब बराबर की साझेदारी होती है तो उनके बीच बनता है सह संयोजक बंध, उनके बीच सह संयोजक बंध। लेकिन क्या हुआ कि दूसरे बंदे ने कहा कि भाई नहीं, चलो मैं ही दे देता हूँ 500 के 500, और उसने 500 के 500 रुपए दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जो अमाउंट है, जो बिल है, वो पे करा किसी एक ने। तो इस प्रकार की शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं? उपसह संयोजक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चेक करो, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। NH4 प्लस ले लेते हैं बेटा। NH4 प्लस में मेरे पास NH3 है, NH3, ये रहा NH3। अब आप जानते हो जैसा कि नाइट्रोजन के भारी कक्षम होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के भारी कक्षम होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो 4 हुए, अभी ये तो 3 हुए, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो आपने एक और हाइड्रोजन लिया, वो यहां को रख दिया। लेकिन एक हाइड्रोजन पे क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि NH4 प्लस है, तो एक हाइड्रोजन पर होने वाला है हमारा प्लस। अब जिस पे प्लस है, इसका मतलब उसके भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। कैसे पता चला? भाई हाइड्रोजन के भारी कक्षा में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब भाई साहब ने वो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो 0 इलेक्ट्रॉन बचा है, नहीं बचा? जो इलेक्ट्रॉन था वही डोनेट कर दिया। प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना प्लस आएगा। अब हाइड्रोजन पे आ गया प्लस, तो इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो इसने
त्याग दिया। तो अब इसके बाहरी कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन बचे। कितना? 0 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको बताया था हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, खुद को स्थायी करेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा। तो ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये इससे ले लेता है और ये इससे ले लेता है। ओके, अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, मुझे बताओ इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? भाई हाइड्रोजन को स्थायी होने के लिए उसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेगा हाइड्रोजन, राइट। तो ये मैंने शेयरिंग बता रखी है आपको लुईस बिंदु संरचना और लुईस बिंदु सूत्र से आपको बता रखा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं लुईस संरचना लुईस सूत्र विजन इंस्टीट्यूट डाल के सर्च कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन अपने बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। अब इसके तो बाहरी कक्षा में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, जितने हाइड्रोजन है सब स्टेबल हो गए। इसे एक चाहिए था क्योंकि एक था इसके पास, तो एक चाहिए था, एक नाइट्रोजन से ले लिया। इसके पास भी एक था एक नाइट्रोजन से ले लिया, एक है एक नाइट्रोजन से ले लिया। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लेगा, राइट। अब नाइट्रोजन को भी तो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो नाइट्रोजन भी तो स्थायी होगा, इसलिए नाइट्रोजन भी अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। अब ध्यान से सुनो बेटा, नाइट्रोजन 8 कैसे करेगा? 5 तो इसके पास है, तो एक इस वाले हाइड्रोजन से लेगा, एक इससे लेगा और एक इससे लेगा। उस पे तो है ही नहीं, उस पे नहीं है भाई साहब। तो एक इससे लिया, एक इससे लिया और एक इससे लिया। 5 थे तो कितने हो गए? 8। 5 है, एक इससे ले लिया 6, एक इससे ले लिया 7, एक इससे ले लिया 8। अब यहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या हो रहा है? बराबर की साझेदारी हो रही है। 50% इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, साझेदारी में नाइट्रोजन दे रहा है और 50% साझेदारी में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे रहा है। वो जो मैंने बताया था 500 में 50-50, 250-250। तो यहां पर साझेदारी हो रही है बराबर की। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ले रहा है। तो जब बराबर की साझेदारी होती है तो कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध। तो ये भी सहसंयोजक बंध, ये भी सहसंयोजक बंध, यहां भी सहसंयोजक बंध। लेकिन यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर क्या होगा? ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा? यहां पर साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? सिर्फ नाइट्रोजन दे रहा है, हाइड्रोजन के पास तो है ही नहीं। तो चूंकि साझे के इलेक्ट्रॉन केवल और केवल नाइट्रोजन दे रहा है, यानी कि कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है साझे के दोनों, तो इस प्रकार जो बंध बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? उपसहसंयोजक बंध। इसे डिनोट करते हैं बेटा तीर से, और तीर का जो नुकीला सिरा है वो उस परमाणु की ओर होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। नुकीला सिरा उस परमाणु की ओर होगा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और उसी परमाणु को हम ग्राही भी बोलते हैं, एक्सेप्टर भी बोलते हैं। तो उसी को हम ग्राही कहेंगे। तो चेक करो, यहां हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इसलिए सिंगल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी हो रही है, इसलिए सिंगल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी हो रही है, इसलिए सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या हो रहा है? साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा दिए जा रहे हैं, इसलिए कौन सा बंध बनाएंगे? उपसहसंयोजक बंध, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। और इस पे है मेरा प्लस, इस पे मेरा प्लस। इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर इसका प्लस ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसी को कहते हैं हम उपसहसंयोजक बंध। और जिनके अंदर उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है उन यौगिकों को हम उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। आगे यौगिक बात समझ में? तो इसमें सहसंयोजक भी है और उपसहसंयोजक भी, सहसंयोजक भी है और उपसहसंयोजक भी। बात समझ में आ गई होगी। तो चेक करते हैं, ध्यान सुनना। वह रासायनिक बंध जो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की ऐसी साझेदारी द्वारा बनता है जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन, जो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच देखो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है,
लेकिन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। हाँ, एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, साझे के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, उपसह संयोजक बंध कहलाता है। उसी को हम क्या कहेंगे, उपसह संयोजक बंध कहेंगे। चेक करो, जो परमाणु साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता है, जो डोनेट करता है, जो देता है, उसे दाता, तथा जो परमाणु साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे ग्राही, ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं। जो डोनेट करेगा उसे तो डोनर यानी कि दाता परमाणु, जो ग्रहण करेगा उसे ग्राही मतलब एक्सेप्टर परमाणु कहते हैं। आगे बढ़े, यह बंध एक तीर द्वारा नोट करेंगे, तीर द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका नुकीला सिरा सदैव ग्राही परमाणु की ओर होता है। जो नुकीला सिरा होगा वो हमेशा कहां को होगा बेटा, ग्राही परमाणु की ओर होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि उपसह संयोजक बंध किसे कहते हैं। सिंपल सी थ्योरी थी कि दो परमाणु है, जब इन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी और जब साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा दिए जाएंगे, या तो ए देगा या बी देगा, तो इस प्रकार के बंध को हम क्या बोलेंगे, उपसह संयोजक बंध। इसे तीर से डिनोट करेंगे और जो तीर का नुकीला सिरा होगा वो उस परमाणु की ओर होगा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उपसह संयोजक यौगिक के गुण के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। उपसह संयोजक यौगिक के गुण में सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट, कि भाई ये जो उपसह संयोजक यौगिक है ये किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो याद रखना, जो मेरे फिजिकल स्टेट, जो उपसह संयोजक यौगिक है बेटा वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। उपसह संयोजक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं। दूसरी बात, इस प्रकार के यौगिकों में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। ये जो उपसह संयोजक बंध बनेगा यानी कि जो उपसह संयोजक यौगिक होंगे, इनमें जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाएंगे। तीसरी बात, ये यौगिक जल में आयनित नहीं होते हैं। जब आप इन यौगिक को वाटर के अंदर डाल देते हो तो ये आयनाइज नहीं होंगे, ये आयनों में नहीं टूटेंगे ये आयनों में नहीं टूटेंगे। तो अगर हम उपसह संयोजक यौगिक को पानी के अंदर डाल दें तो फिर ये आयनित नहीं होते, मतलब ये आयनों में नहीं टूटते हैं। चौथा पॉइंट, इन यौगिकों के गलनांक विद्युत संयोजी यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिक मतलब आयनिक बोलते हैं, आयनिक यौगिक। विद्युत संयोजी यौगिक को हम क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक यौगिक। तो इन यौगिकों के गलनांक विद्युत संयोजी यौगिकों से कम तथा सहसंयोजक यौगिकों से अधिक होते हैं। भाई इनके जो गलनांक होंगे उपसह संयोजक यौगिक के, वो विद्युत संयोजी यौगिकों से तो कम होंगे लेकिन सहसंयोजक यौगिकों से अधिक होंगे। पांचवी प्रॉपर्टी, यह यौगिक ध्रुवीय विलायकों, ध्रुवीय जैसे H2 में अविलय, यानी कि जो ध्रुवीय विलायक होंगे उनमें तो अविलय होंगे, लेकिन ये अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन ले सकते हो, जैसे हमारा CCl4 ले सकते हो, इनमें क्या होते हैं बेटा, विलय होते हैं। तो ये जो मेरा उपसह संयोजक यौगिक है वो ध्रुवीय विलायकों में तो विलय होंगे लेकिन अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें इतना ही पढ़ना था। मैं उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।